गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पार्ट 1 विज्ञान कक्षा 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, जिसमें अपन ने किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पूरी तरीके से सीख लिया था। इसमें एक समीकरण को अपन ने संतुलित करके भी सीखा था। अब उसी समीकरण को मैं वापस ले रहा हूँ। उस समीकरण था Fe4H2O Fe3O4 और 4H2 था, जो कौन सा समीकरण था? संतुलित समीकरण था। उसमें अब एक लास्ट स्टेप बाकी रह गई थी अंतिम में, और एक बार मैं मिटा देता हूँ। ये लास्ट भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, अर्थात जो भी आपने लास्ट में समीकरण बनाया है उसमें जो उत्पाद और जो अभिकारक है उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी देनी होती है। भौतिक अवस्थाओं का मतलब सीधा सा है, भौतिक अवस्थाएं किसी भी पदार्थ की, जैसे वो ठोस है कि वो द्रव है या गैस है, या उसको किसी जल में घोल के यूज किया गया है तो उसको कहते हैं जलीय विलयन। तो आप 4 प्रकार की अवस्थाएं ध्यान में रखें। यहाँ पे क्या क्या याद रखेंगे? ठोस, द्रव, गैस और कौन सा विलयन हो सकता है? जलीय विलयन। इन 3 को आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठोस, द्रव, गैस। ये जलीय विलयन क्या होता है? तो जो भी अपन जैसे कोई भी पदार्थ यहाँ में यूज कर रहे हैं और वो अभिक्रिया में यदि पहले उसको जल में घोल के यूज कर रहे हैं, जल में घोल लिया, उसका विलयन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसको अभिक्रिया में यूज कर रहे हैं, तो वो वाला विलयन कौन सा होता है? जलीय विलयन। तो ये जो भी समीकरण है इसमें इन सबको अपनी अपनी जानकारी देनी होती है, कौन कौन है। तो ठोस के लिए अपन संकेत का यूज करेंगे। किसका? संकेत का। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, अतः अभिक्रिया में इसका संकेत क्या लिख देंगे? एस। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड, तो इसका संकेत क्या लिख देंगे आज के बाद में? एल। गैस को क्या कहते हैं? गैस, तो गैस को क्या? जी का यूज कर लेंगे। जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, तो ए क्यू का यूज कर लेंगे आज के बाद। तो चारों आप याद कर लें, एस, एल, जी और ए क्यू। इस अभिक्रिया में आएंगे, उदाहरण से आपको पूरा पता चल जाएगा। Fe लोहा है, यह अभिक्रिया में ठोस के रूप में यूज किया जाता है, अतः इसके नीचे क्या लिख देंगे? एस। H2O पानी है, ये जो स्पेशल अभिक्रिया है इसके अंदर ये जो पानी है वो भाप के रूप में यूज किया जाता है। तो भाप, पानी के लिए गैस का काम, गैस है, तो क्या लिख देंगे? गैस। और Fe3O4, तो ये सॉलिड का निर्माण होता है, तो ये कौन है? सॉलिड। और 4H2 या हाइड्रोजन गैस का निर्माण है, तो ये है गैस। तो अब जाके ये अभिक्रिया यानी ये समीकरण है आपका पूर्ण माना जाएगा। पहले किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे और लास्ट में उसकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिख देंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है, तो आपका समीकरण हो जाएगा परफेक्ट। अब चैप्टर को अपन आगे पढ़ते हैं। अब आ चुकी है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी प्रकृति में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से अपन कई प्रकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला चलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, और अभिक्रिया अर्थात एक जन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक आपको बता दिया कौन होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एकल का मतलब अकेला एक उत्पाद बनाएंगे। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा खूब आती है, आप याद कर लें। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से आपको सब क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1, आपकी किताब में कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो अपन सारे उदाहरणों को पढ़ेंगे, उनको अच्छे से देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 बहुत ही बढ़िया है। CaO प्लस H2O, तो ये बना लेता है CaOH2। अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे, इनमें कौन कौन क्या शामिल। पहले तो ये देखो, 2 अभिकारक थे, CaO प्लस H2O, दोनों जुड़ गए और उसे एक उत्पाद बन गया जिसको कहते हैं CaOH2। अब इनके नाम, CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। हर चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा।
कैल्शियम है, Ca का मतलब O का मतलब ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो सामान्य नाम है जो लिया जाता है, तो इनके सामान्य नाम भी बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे, पर्सन आते हैं। इसको कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना या बिना भुजा चूना। हाँ, जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो, वही चूना है जो मकानों के निर्माण या पुताई में काम में लिया जाता है। तो जब मकानों की पुताई करवाते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। अभी बताते हैं आपको कैसे होगा। तो इसको है ये चूना, लेकिन कौन सा चूना है, बिना भुजा। अब देखो इसको क्या करते हैं, यदि बिना भुजे हुए चूने को किसमें मिला दिया, पानी में। पहले इसको, ये होता है सॉलिड, ठोस रूप में आता है। H2O का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। अब इसका मिश्रण हो जाता है, जल में मिल गया तो ये विलयन हो गया जलीय। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जलीय विलयन को क्या कहते हैं, AQ, एक्वस। और इसका नाम, इसका तो ये सब जानते हैं, ये कौन है, पानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उत्पाद बन गया जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कह देते हैं भुजा हुआ चूना। दोनों सूत्र कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं। देखो पहले बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसमें पानी डाल दिया, पानी डालने से बुझ गया, मान लो, ऐसा सोच सकते हैं। तो बुझ जाने से इसका नाम हो गया भुजा हुआ चूना, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के बाद में आपको यदि कोई सिंपल से सवाल पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भुजा हुआ चूना, और इसके साथ में निकलती है ऊष्मा। ये तुमने कभी कोई देखा होगा, मकान निर्माण करते टाइम पहले चूना लाते हैं मार्केट से, फिर उसको पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद देखते होंगे वो उछलता है और उसमें बहुत सारी ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है। वो पानी गर्म हो जाता है, लावा की तरह हो जाता है। वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड, पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में कौन निकलती है, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, जो अभी बाद में समझ में आएगी। लेकिन आप इसको फिर से देख लें, भाई कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। दो जने मिलके क्या बना रहे हैं, एक जना को, सर ये भी तो बना रहे हैं, अरे तो इसको उत्पादों में गिनती नहीं मानते। ऊष्मा कोई केमिकल नहीं है, ऊष्मा तो एक ऊर्जा है, ताप है जो कि बाहर निकल रहा है, यानी ये तो पानी को गर्म कर देता है। ये कोई उत्पाद नहीं मानेंगे इसको कि उत्पाद के रूप में ऊष्मा। उत्पाद कौन है, सिर्फ यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको अच्छी तरीके से ये अभिक्रिया समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक नोट की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका संयोजन अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी किताब कहती है कि यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, यानी इन दोनों के मिश्रण को ले लो और दीवार पे पुताई कर दिया, आपने घर के दीवार पे पुताई कर दी, तो आप देखोगे 2-3 दिन बाद में वो सूख जाता है और उस घर पे चमक पैदा हो जाती है। तो वो कैसे हुई उसके बारे में आपकी किताब ने बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि भुजा हुआ चूना जब वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जानते होंगे आप, CO2 गैस के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं CaCO3, याद करना पड़ेगा। अभी अगर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, जिससे दीवारों पर चमक उत्पन्न हो जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये क्या कह रहा है, बहुत आसान है। आपने भुजा हुआ चूना लिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, दीवारों पे पोत दिया। ये जब गीला होता है, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस, फिर क्या करेगा, दीवारों पे पोतने के बाद में आपको पता है वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस मौजूद है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जब उसके संपर्क में आती है, दीवारों के संपर्क में, तो ये जो आपका भुजा हुआ चूना है ये धीरे धीरे उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक नया प्रकार का उत्पाद बना देता है। दीवार के ऊपर पतली परत बन जाती है, जो आपने करीबी देखी होगी। उस पतली परत किसकी बनती है,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको ही कहते हैं ग्रेनाइट या संगमरमर। ध्यान रखोगे आज के बाद में चमक उत्पन्न होने का कारण, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमर का सूत्र भी है। तो अपन इस अभिक्रिया को अब लिख लेते हैं। तो चलो अभिक्रिया लिखते हैं, ध्यान दोगे यहाँ पे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, CO2 के साथ। तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बना लेगा वाटर। तो आप कहोगे सर ये संयोजन अभिक्रिया है क्या? नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया से यहाँ कोई लेना नहीं देना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है नोट का जो इससे संबंधित है, क्योंकि इसमें तो दो अभिकारक हैं, उत्पाद भी कितने हैं, 2। तो इसको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं कह सकते। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऊपर वाला है, ये तो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो NCERT किताब में दिया हुआ है और एग्जाम में पूछता है। अब सबकी अपन इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख देते हैं। ये तुमने क्या लिया था, एक्वस AQ लिया था। CO2 वातावरण में कैसा पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। ये जो तुम्हारी दीवार पे परत बन जाती है वो कैसी बनती है, ठोस, तो सॉलिड बन जाती है। और H2O क्या होता है यहाँ पे, लिक्विड। तो क्या सर जो पानी बना वो कहाँ गया, दीवारों पे? तो जो पानी बनता है वो धूप के वगैरह के कारण सूख जाता है या दीवारों में अवशोषित हो जाता है। तो सिर्फ अपन को दिखता कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। सबके नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आज के बाद में ध्यान रखना, ये किसका सूत्र भी है, संगमरमर। जो तुम फर्श पे लगाते हो, ग्रेनाइट, जो मोटी एक आती है ग्रेनाइट, आप जानते होंगे, जिसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। बस उस ग्रेनाइट में और दीवारों वाले ग्रेनाइट में इतना ही फर्क है, दीवारों वाली एक पतली परत बनती है और वो ग्रेनाइट बहुत मोटी होती है। बाकी सूत्र तो सेम है, समीकरण सेम है, मतलब उसमें जो मटेरियल है वो सेम है। H2O तो आप जानते हैं कौन है जी, पानी। तो आपको इसको लिख लें, अच्छे से नोट डाउन करें, इसको याद रखें, फिर अपन आगे वाले उदाहरणों में बढ़ते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण, सिर्फ कई उदाहरण है मैंने बताया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण होता है कोयले का दहन। कोयले ऐसे कैसे याद करने हैं, कोयला क्या होता है, तो कोयला मेनली होता है कार्बन। कोयले के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। ये लीजिए कार्बन होता है, जो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। अब इसका दहन करना है, तो आज के बाद में ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात उस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है। इसलिए देखा होगा कभी भी गैस का बर्नर जब आपने चालू किया, तो जब गैस वातावरण में निकलती है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तभी उसका दहन होता है। दहन का मतलब जलती है वो, बाकी वो कभी भी गैस पाइप के अंदर नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया या जो भी पदार्थ जलता है उसको क्या कहते हैं, दहन। दहन का मतलब जलना। तो ये कोयला का मतलब ये आपका कोयला हो गया, कार्बन। इसके साथ किसको मिलाऊंगा, ऑक्सीजन को। तो किस रूप में होती है, गैस के रूप में। और ये क्या बन जाएगा, जुड़ के CO2। CO2 भी गैस होती है। तो देखो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि नहीं है। दो जने मिलके क्या बना रहे हैं, एक। तो ये हो गया कोयला, ये आपका हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं पर्यावरण में इसके कारण प्रदूषण होता है, कोयला जलाने के कारण। क्यों? ऑक्सीजन को तो खा रहा है कोयला, और क्या पैदा कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अब अगला उदाहरण है उदाहरण 3। ये अब आगे और पढ़ते हैं। ये उदाहरण सभी जानते हो, पानी का निर्माण। किसका निर्माण, पानी का निर्माण। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको पता है H2+O2 मिला के क्या बनता है, H2O। यदि समीकरण को थोड़ा सही करूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो H2 का मतलब आप हाइड्रोजन ले लो, उसकी अभिक्रिया किससे करा दो, ऑक्सीजन से, तो आपका बन जाएगा जल।
H2 क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस। लेकिन H2 किस फॉर्म में बनता है? लिक्विड में। ये द्रव प्राप्त होता है तुम्हें। ऑक्सीजन और जल, ये भी देखो दो जने मिलके एक जना बना रहे हैं, तो कोई किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अपन आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं के आपको कितने एग्जाम्पल याद करने हैं? 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। इसमें एक सब कैटेगरी आती है कि जैसे वो कुछ बीच में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? ऊष्माक्षेपी। ये कौन क्या बीच में आती है? जैसे आपने अभी उदाहरण किया चूने वाला, जब आपने बुझावा चूना पानी में मिलाया था तो उसे बिना बुझावा चूना पानी में मिलाया था तो उसे क्या मिला था? बुझावा चूना प्लस में क्या मिली थी? ऊष्मा। मतलब उसमें ताप यानी ऊष्मा बाहर निकला था। ऐसी वाली अभिक्रियाओं का क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। यानी जब कोई अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ आपको ऊष्मा भी प्राप्त होती है तो वो वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं ताप के मामले से देखने पर। एक होती है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब जब वो अभिक्रिया होगी, जो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो वो ऊष्मा लेंगे, और यदि उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है तो वो वाली अभिक्रिया को कैसी कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। जो लेगी ऊष्मा ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा देंगे तो ऊष्माक्षेपी। तो अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अभी, तो वो उदाहरण फिर से लिखेंगे। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी अभिक्रिया में उत्पादों के साथ, किसके साथ? उत्पादों के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ऊष्मा भी प्राप्त होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है ऊर्जा बाहर निकलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वही बात है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के क्या लिखेंगे अपन? उदाहरण। और उदाहरण पहला वो याद करना है वापस से आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड H2O में मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। इनके फिर से नाम लिखो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इसको कहते हैं बिना भुजा चूना। यह आपका है जल। ये कैसा होता था? सॉलिड। ये कैसा होता था? लिक्विड। और ये कैसा होता था? एक्वस। और ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसी को कहते हैं भुजा चूना, भुजा हुआ चूना। तो ये कौन सी अभिक्रिया का भी उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। तो ये जो ऐसा उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, वही बात है, गैस को जलाना है। कौन सी गैस? आपकी प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? जो सिलेंडर वगैरह में भर के दी जाती है, वही कौन सी गैस होती है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। उसमें होता है मेथेन। कौन होता है? मेथेन। तो मेथेन का फॉर्मूला याद कर लेना आज के बाद में, CH4। यही आपकी कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस। इसको जलाना है तो जलाओगे किससे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जलाते ही तो आपको क्या मिलेगा? CO2 + H2O। ध्यान दोगे। हर प्रकार की जब भी कोयले को, प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो एक हानिकारक गैस निकलती है जो कौन होती है? CO2। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए इसलिए कहते हैं, ताकि ये जो CO2 निकल रही है, आपको पता है CO2 किस गैस को एब्जॉर्व कर लेते हैं? CO2 को कौन एब्जॉर्व कर लेते हैं? पेड़ पौधे। तो जितने पेड़ लगाओगे CO2 कम होगी, क्योंकि हानिकारक गैस है। तो आप देखोगे ये कौन है? मेथेन। इसका केमिकल नाम तो मेथेन है, और इसी को क्या कह सकते हो आप? प्राकृतिक गैस। ये आप जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो ये कौन है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इतने क्यों लिखवाता हूँ? ताकि आपको बार बार लिखने से आपको ये फॉर्मूले रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, वरना ये एग्ज़ाम में अपना आमतौर पे भूलते रहते हैं। और ये कौन है? जल।
इसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख लो। CH4 गैस के रूप में आती है तो गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है भाई, गैस है। CO2 भी क्या है, गैस है। और H2O क्या है, गैस है। तो दो एग्जाम्पल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, मतलब इसके लास्ट में क्या निकलती है, ऊष्मा। ऊष्मा निकलती है, इसलिए तुम गैस के ऊपर रोटी सेक पाते हो, दूध गर्म कर पाते हो, ये वाली ऊष्मा निकलती है। साथ में CO2 निकलती है, H2O निकलता है। फिर क्या पानी भी निकलता है? बिल्कुल निकलता है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है, वो भाप के रूप में उड़ी जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब अपन एक उदाहरण तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान अपने बॉडी से रिलेटेड है। ये कहता है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। श्वसन जानते होंगे तुम लोग, 10वीं तक तुम लोगों ने यही जाना है कि श्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये श्वसन का एक छोटा सा पार्ट है। श्वसन का असली मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। श्वसन का मतलब होता है आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, नाक से ऑक्सीजन लेने के बाद में वो कहाँ तक पहुँचेगी? आपके फेफड़ों तक। फेफड़ों के पास में खूब सारी खून की नलियाँ होती हैं, जिनको आगे आप जाके पढ़ोगे धमनियाँ वगैरह होती हैं। वो जो आपने ऑक्सीजन ली है वो चली जाएगी आपके रक्त में, और रक्त के अंदर जाके घुल जाएगी। तो घुल किस में जाएगी? तो आपको पता है रक्त के अंदर लिक्विड होता है, प्लाज्मा कहते हैं जिसको, जिसमें बहुत सारा पानी भी होता है। तो उसका जलीय विलयन बन जाएगा। कौन सा विलयन बन जाएगा? जलीय विलयन। अब आप ध्यान दो, जब आपने खाना खाया उधर से आपने सांस ली, और आप जब जैसे आपने खाना खाया, ब्रेड खाया, कुछ और खाया, आलू खाए, जो भी खाए, उससे मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट। सुना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा? अंदर जाके ग्लूकोज में। अब क्या होता है, तुमने खाना खाया, तुम्हारे शरीर में कौन पहुंच गया? ग्लूकोज। वो भी जाके अंदर घुल जाता है, तो वो भी जलीय विलयन बना लेता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो C6H12O6 ये तुम्हारा कौन है? ग्लूकोज, जो तुमने किसके द्वारा अंदर लिया है? खाने के द्वारा ग्लूकोज। इसका अंदर जाके खून में कौन सा सॉल्यूशन बन गया? जलीय विलयन। और तुमने सांस के माध्यम से क्या लिए? ऑक्सीजन। ध्यान देना, खाना और सांस का दोनों का एक साथ रिलेशन है, उसी से अपन ऊर्जा बनाएंगे। और ऊर्जा यदि किसी चीज अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है तो वो वाली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। तो देखना, ग्लूकोज तुमने खाने के माध्यम से लिया, ऑक्सीजन तुमने सांस के माध्यम से लिया। तुमने सांस ली, फेफड़ों में गया, फेफड़ों के पास रक्त नलिकाएं होती हैं, तो फेफड़ों से छन के वो ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है। वो ऑक्सीजन रक्त के अंदर घुल जाती है अच्छे से, और अपना जलीय विलयन बना लेती है। कौन सा विलयन बनाने की? एक्वस। और उसके कितने अणु काम में आएंगे? यहाँ 6, क्योंकि भारी पदार्थ है ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद कर लेना भाई आज के बाद में। C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। इतना बड़ा ग्लूकोज का एक अणु होता है। जैसा ऑक्सीजन होते हैं तो इसका दहन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दहन होने के बाद में बनेगा 6CO2, ये भी एक्वस में बनेगा, और बनेगा साथ में 6H2O, जो तो खुद लिक्विड होता ही होता है। तो ये है अपने श्वसन की अभिक्रिया। तो ये भले ऊष्माक्षेपीय में आए ना आए, 10वीं की बोर्ड में आपको ये सिर्फ अभिक्रिया भी पूछ सकता है कि हमारे जो श्वसन की अभिक्रिया है उसको लिखिए। तो श्वसन की अभिक्रिया को आसानी से लिख देना, C6H12O6 + 6O2 मिलकर बना देंगे 6CO2 एक्वस, 6H2O लिक्विड बना देंगे। ये CO2 पता ही है अपन सांस के द्वारा वापस से छोड़ देते हैं, और ये जो H2O बन रहा है ना सांस में, वो अपनी बॉडी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर काम में आ जाता है। तो पूरी अभिक्रिया आपके समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। ये ग्लूकोज है जो अपन खाने के माध्यम से लेते हैं, और लास्ट में खाना कहाँ जाता है आपको पता है? रक्त में मिल जाता है। खाना खाते हो पेट में पहुँचता है, आँत में पहुँचता है, आँत से अवशोषित हो जाता है वो खाना, और अवशोषित होकर वो सारा खाना चला जाता है रक्त में, और रक्त के अंदर ग्लूकोज घूमता रहता है। अब रक्त के अंदर यदि ग्लूकोज घूम रहा है तो वो किसका वेट कर रहा है? ऑक्सीजन का।
तुमने सांस ली, फेफड़ों में गया, रक्त में ऑक्सीजन से लेगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे कोशिकाओं में। आपने कोशिका पढ़ी होगी थोड़ी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों मिल जाएंगे और क्या बना देंगे 6CO2 और 6H2। CO2 वापस रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक आएगी और रक्त से छण के फेफड़ों में वापस आ जाएगी, फेफड़ों से अपने नाक के द्वारा उसको वापस उत्सर्जित वातावरण में फेंक देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो अपन कह सकते हैं श्वसन है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आज के बाद में अब उसकी पूरी व्याख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं क्या कहूँगा, श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के ग्लूकोज से मिलकर, सॉरी ऊपर वाले अभिक्रिया में एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा का मतलब ही क्या होता है, ऊर्जा। ये तो मेन पॉइंट तो यही था। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इस अभिक्रिया से अपन को मेनली क्या चाहिए थी, ऊर्जा, ताकि अपन दैनिक जीवन के कार्य कर सकें, खेलना कूदना उठना बैठना, आपका दिमाग काम कर सके। जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, सब किसकी देन है, ऊर्जा की, और सब खाने और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपको मिली हुई है। तो श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के ग्लूकोज से मिलकर CO2 व H2O का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा को ऊष्मा कह दो, एक ही बात है, मुक्त होती है। तो आपको 3 उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के समझ में आए कि नहीं आए। 3 उदाहरण कौन से हो गए ऊष्माक्षेपी के, एक तो चूने का उदाहरण हो गया, दूसरा प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, तीसरा आपका श्वसन हो गया। श्वसन वाली अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का लास्ट उदाहरण नंबर 4, जिसकी कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो साग सब्जियां होती हैं, छिलके वगैरह जो आप डाल देते हो किसी खाली प्लॉट में, फिर देखते हैं धीरे धीरे वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कहते हैं कंपोस्ट। तो उसमें भी जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात साग सब्जियों के जो छिलकों से खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है, उसके साथ में भी ऊष्मा वातावरण में निकलती है। अतः सिर्फ इसका थ्योरी लिखनी है आपकी, साग सब्जियों के विघटन से, विघटन का मतलब होता है टूटना, विघटन से कंपोस्ट का निर्माण भी इसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं प्योरली आपको NCERT यानी आपकी बुक के हिसाब से लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यही मैटर अच्छे से याद करना पड़ेगा।